नमस्कार। आज हम बात करेंगे रॉयल एनफील्ड के बारे में। अब हर बच्चे का ये सपना होता है, स्पेसिफिकली बॉयज़ का, कि लाइफ में एक बार तो रॉयल एनफील्ड की बुलेट खरीदो। पर क्या आपको पता है कि कुछ सालों पहले रॉयल एनफील्ड जो कंपनी है वो बंद पड़ने के कगार पे थी और रॉयल एनफील्ड एक ब्रिटिश कंपनी है, बट आज वो सबसे नंबर 1 कंपनीज में आती है जो लीड कर रही है। सो लेट्स नो मोर अबाउट रॉयल एनफील्ड। तो जैसे कि मैंने कहा, कुछ सालों पहले रॉयल एनफील्ड जो है वो बंद पड़ने के कगार में थी और आज वो इंडिया की लीडिंग कंपनीज में से एक है। रॉयल एनफील्ड इनिशियली एक ब्रिटिश कंपनी थी और 1994 में आइशर मोटर्स ने उसे खरीद लिया। पर कुछ ही देर में आइशर मोटर्स को रियलाइज हुआ कि उनका डिसीजन रॉन्ग था, क्योंकि रॉयल एनफील्ड जो थी वो लॉस में चल रही थी कंटिन्यूस। अब आइशर मोटर के पास सिर्फ 2 तरीके थे, या तो रॉयल एनफील्ड को बेच दें और या तो उसे बंद कर दें। पर इसके लिए रॉयल एनफील्ड को कोई खरीदार भी तो नहीं मिल रहा था। इसलिए आइशर मोटर्स ने डिसाइड किया कि रॉयल एनफील्ड को बंद किया जाए। अब आइशर मोटर्स के जो मालिक थे मिस्टर विक्रम लाल, उनके बेटे मिस्टर सिद्धार्थ लाल रॉयल एनफील्ड के बहुत सही थे, इसीलिए उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से रॉयल एनफील्ड को बचाने की विनती की। अब रॉयल एनफील्ड ऑलरेडी लॉस में चल रही थी और ना ही उसे कोई खरीदार मिल रहा था, तो इससे बुरा क्या ही हो सकता है। ये सोच के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सिद्धार्थ लाल को चांस दे दिया। सिद्धार्थ लाल उस समय 26 ईयर्स के थे और वो बाइक राइडिंग के प्रति बहुत आकर्षित थे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर कभी उन्होंने आइशर मोटर्स ज्वाइन किया तो वो रॉयल एनफील्ड को ही मैनेज करेंगे। सिद्धार्थ लाल जो है वो एक बहुत ही फोकस्ड पर्सन है, ऐसा कहा जाता है। एक बार वॉरेन बफेट और बिल गेट्स को ये पूछा गया कि आपके सक्सेस का राज क्या है, तब दोनों का कॉमन आंसर था फोकस। सो द स्टोरी बिगिंस फ्रॉम हियर। जब मिस्टर सिद्धार्थ इतनी कम उम्र में आइशर मोटर्स के सीईओ बने, तब आइशर मोटर्स के अलग अलग सेगमेंट्स थे। फॉर एग्जांपल ट्रक, बाइक, गारमेंट, शूज, प्राइवेट कंसल्टेंसी एक्सेट्रा। बट इनमें से कोई भी मार्केट लीडर नहीं था। आइशर मोटर्स के कुल मिलाकर 15 सेगमेंट्स थे ऐसे। इसीलिए जब सिद्धार्थ लाल ने आइशर मोटर्स ज्वाइन किया तो सबसे पहली चीज उन्होंने की कि 15 में से 13 बिजनेसेस बेच दिया और अपना पूरा फोकस सिर्फ 2 सेगमेंट्स पे लगाया, वो की थे ट्रक और बाइक, जो कि रॉयल एनफील्ड की थी। और मिस्टर सिद्धार्थ लाल का मानना था कि 100 एवरेज बिजनेस चलाने से बेटर है 2-3 ऐसे बिजनेस चलाओ और पूरी फोकस से चलाओ जिससे वो मार्केट लीडर बन जाए और उन्हें ग्रेट सक्सेस मिले। आइशर मोटर्स ज्वाइन करते ही जो 13 बिजनेसेस उन्होंने बेच दिए थे, उसमें से एक था ट्रैक्टर। और ये सेगमेंट बेचना एक बहुत ही रिस्की टास्क था, बट स्टिल ही डिड इट and he was confident of his decision। अब आता है रॉयल एनफील्ड की तरफ। रॉयल एनफील्ड को डीप में समझने के लिए खुद सिद्धार्थ लाल ने रॉयल एनफील्ड की बाइक को हजारों किलोमीटर चलाया और उसकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है वो जानी। यूथ में, टीनेज में रॉयल एनफील्ड के प्रति क्या इमेज है वो जानी, उनकी प्रॉब्लम्स जानी और उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए सोल्यूशंस भी उन्हीं यूजर्स से जानी। अब जैसे कि मैंने पहले कहा था, सिद्धार्थ लाल जो थे वो बाइक के प्रति और बाइक राइडिंग के प्रति बहुत आकर्षित थे और वो खुद भी एक राइडर थे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि बाइक्स को फर्स्ट अपने पर्सपेक्टिव से, यानी एक यूजर के पर्सपेक्टिव से जाने। और ये यूनिक एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्हें रॉयल एनफील्ड के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता लग गए और उन्होंने वीकनेसेस पे काम करना शुरू कर दिया। तो अगर आपको पता हो किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी को अपने प्रोडक्ट में टेक्निकल चेंजेस करना, ये बहुत बड़ा रिस्क होता है, बट स्टिल सिद्धार्थ लाल मैनेज टू टेक दिस रिस्क। नाउ द चेंजेस वर कि जो गियर बॉक्स राइट साइड में था वो उन्होंने लेफ्ट साइड में कर दिया। नाउ दिस वाज आल्सो वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ रॉयल एनफील्ड, बट स्टिल सिद्धार्थ लाल चेंज्ड इट। ऑल्सो उन्होंने इंजन में काफी चेंजेस करे, बट मॉडल का जो लुक था वो वही पुराना विंटेज लुक रखा गया। मिस्टर सिद्धार्थ लाल ने अपना एजुकेशन क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया और इसी का फायदा उनको रॉयल एनफील्ड चलाते वक्त हुआ। अब सिद्धार्थ लाल ने एक यूजर के पर्सपेक्टिव से, वो भी जो यूथ है, टीनेज है, उनके पर्सपेक्टिव से सोचा और बाइक का जो फील था वो सेम रखा, बाइक का जो एक्सपीरियंस था वो भी सेम रखा, इवन द लुक वाज द सेम। और जैसे ही इन चेंजेस की वजह से ग्रोथ होता नजर आया, वैसे ही रॉयल एनफील्ड ने अपने 2 और प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जो कि थे थंडरबर्ड और बुलेट इलेक्ट्रा। अब 2000 से लेकर 2004 तक चेन्नई से ही रॉयल एनफील्ड को सिद्धार्थ लाल ने मैनेज किया, जहाँ पे रॉयल एनफील्ड की मैन्युफैक्चरिंग होती थी। और एक बार रॉयल एनफील्ड में चेंजेस हो गए, उसके बाद सिद्धार्थ लाल ने खुद
पर्सनली उस बाइक की टेस्टिंग की थी। मिस्टर सिद्धार्थ ने बाइक की क्वालिटी की तरफ ध्यान दिया, ऑल्सो जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, कस्टमर एक्सपीरियंस होता है, उसके तरफ ध्यान दिया। यही नहीं, उन्होंने जो अपने ब्रांड आउटलेट्स थे उसमें भी डेवलपमेंट्स लाए। अब जो रॉयल एनफील्ड डूब रही थी, इन सारे चेंजेस की वजह से वापस रॉयल एनफील्ड को सक्सेस मिलने लगा। और जो मिस्टर सिद्धार्थ है, उन्होंने रॉयल एनफील्ड की ब्रांड बिल्डिंग और इमेज बिल्डिंग पे बहुत काम किया, और अब जाकर रॉयल एनफील्ड को एक पावरफुल और एडवेंचरस बाइक की तरह देखा जाता है। अब रॉयल एनफील्ड के इस सक्सेस में एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि रॉयल एनफील्ड ने कभी हैवी एडवर्टीजमेंट्स नहीं किए। रॉयल एनफील्ड की ब्रांड बिल्डिंग ही इस तरह हुई है कि ये नाम रॉयल एनफील्ड सब कुछ कह देता है, और इसीलिए इनको कभी किसी सेलिब्रिटी या फिर क्रिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी अपने ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए। अब रॉयल एनफील्ड का ऐसा क्रेज़ है पब्लिक के बीच कि जिनको बाइक के बारे में कुछ नहीं पता है, जिनको माइलेज के बारे में कुछ नहीं पता है, जिनको बाइक मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी कुछ नहीं पता है, उनके भी दिमाग में ये होता है कि रॉयल एनफील्ड खरीदनी। यही नहीं, जो इंडियन आर्मी है वो भी पेट्रोलिंग के लिए रॉयल एनफील्ड की बाइक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इंडियन आर्मी ये चीज़ 1955 से करती आ रही है, और इसीलिए कहीं ना कहीं रॉयल एनफील्ड को एक पावरफुल इमेज की तरह देखा जाता है। इसीलिए अगर आपने नोटिस किया हो कि जितने भी मूवीज़ होते हैं, इसमें अगर पावरफुल सिंबल दिखाना हो तो एक्टर्स को रॉयल एनफील्ड पकड़ा देते हैं चलाने के लिए। अब रॉयल एनफील्ड खुद राइडर्स के लिए इवेंट्स और एडवेंचरस टूर्स प्लान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिमालयन ओडिसी, यहाँ एडवेंचरस टूर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ रॉयल एनफील्ड इन बाइक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब यही नहीं, इवन गोवा में भी रॉयल एनफील्ड एक इवेंट ऑर्गेनाइज करता है जिसका नाम है #राइडरमेनिया, जिसमें रॉयल एनफील्ड एंथुजियास्टिक और बुलेट लवर्स पार्टिसिपेट करते हैं। ये बेसिकली एक मोटरसाइकिल रेस, और इन्हीं सारे इवेंट्स की वजह से आज रॉयल एनफील्ड का बहुत बड़ा फैन बेस इंडिया में है। अब रॉयल एनफील्ड के खुद के राइडर क्लब्स भी हैं जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, रॉयल एनफील्ड रेस ऑर्गेनाइज करते हैं। रॉयल एनफील्ड ने अपनी इमेज एक एडवेंचरस मोटर बाइक की तरह कर दी है, और आज की डेट में रॉयल एनफील्ड एक बहुत ही अलग इमेज होल्ड करता है और सारी बाइक्स से अलग है। अब जो सिद्धार्थ लाल थे वो बहुत ही फोकस थे, जैसे मैंने पहले बताया, इसीलिए उन्होंने बस 1-2 सेगमेंट पे काम करना शुरू किया और उस पर ही फोकस किया। वो सेगमेंट्स थे 250 सीसी और 750 सीसी, और इन्हीं मिड सेगमेंट्स पे फोकस करके आज वो मार्केट लीडर बन चुके हैं इन सेगमेंट्स में। मिड साइज सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड कम से कम 90% मार्केट होल्ड करता है। बजाज, यामाहा, इन कंपनीज ने भी मिड साइज सेगमेंट में एंटर करना चाहा, बट रॉयल एनफील्ड को टक्कर नहीं दे पाए। नॉट ओनली इन द डोमेस्टिक मार्केट, दैट इज द इंडियन मार्केट, रॉयल एनफील्ड इज नाउ फ्लरिशिंग इन इंटरनेशनल मार्केट टू, एंड रॉयल एनफील्ड हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड इन आवर कंट्री। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था, रॉयल एनफील्ड लॉस में चल रही थी, इसीलिए मंथली सिर्फ 6000 बाइक्स बनाने की कैपेसिटी थी उनकी, और हर मंथ 2000 से भी कम बाइक्स बेची जाती थी। लेकिन आज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ बढ़ाने के बावजूद 4 से 6 महीने की वेटिंग जो है कस्टमर्स के लिए, वो आम बात बन चुकी है। नाउ दिस कुड बी अ बैरियर इन द सक्सेस ऑफ रॉयल एनफील्ड। इसीलिए रॉयल एनफील्ड अब वेटिंग पीरियड को कम करने में, जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है वैसे ही वेटिंग पीरियड को कम करने में लगी हुई है, और अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। और बढ़ती डिमांड को ध्यान में रखते ही 2017 में रॉयल एनफील्ड ने अपना नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लॉन्च किया था। आज रॉयल एनफील्ड की ग्रोथ इतनी है कि आयशर मोटर्स का ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू रॉयल एनफील्ड से ही आता है। कहाँ आयशर मोटर्स ने तय किया था कि रॉयल एनफील्ड को बेचना है, और कहाँ आज ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू सिर्फ रॉयल एनफील्ड से आता है। यही नहीं, जो शेयर होल्डर्स थे जो उस समय रिस्क लेके आयशर मोटर्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, आज उनको बहुत फायदा हुआ है। अब जैसे कि मैंने कहा, रॉयल एनफील्ड इंटरनेशनली फ्लरिश करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए मिस्टर सिद्धार्थ लाल ने ग्लोबल एक्सपांशन के लिए लंदन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खोला, जहाँ पे वो नए नए इंजन्स का इनोवेशंस और उन पे काम करते हैं। जहाँ एक समय पे रॉयल एनफील्ड को बंद करने की तैयारी चल रही थी, वहीं आज रॉयल एनफील्ड बिना किसी डेट के ग्रो कर रही है, और रॉयल एनफील्ड से जितना भी प्रॉफिट आता है वो रॉयल एनफील्ड को ही प्रोसेस करने में, उसकी डेवलपमेंट में लगाया जाता है। अब मिस्टर सिद्धार्थ लाल खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर है और एक पैशनेट राइडर है, इसीलिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट में उनकी बहुत मदद होती है, और इनिशियल स्टेज में रॉयल एनफील्ड को बचाने के लिए वो खुद
चेन्नई में 4 साल तक थे, जहाँ पे रॉयल एनफील्ड का मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री थी। और अब ग्लोबल एक्सपांशन को ध्यान में रखते हुए वो लंदन शिफ्ट हो गए। वहाँ पे रह के वो ग्लोबल हायरिंग और नई नई टेक्नोलॉजीज पे फोकस करना चाहते हैं। सिद्धार्थ लाल जो थे, उन्हें सिर्फ एक चांस मिला था रॉयल एनफील्ड को बचाने के लिए, और अपने पैशन के थ्रू, अपने फोकस के थ्रू उन्होंने वो अचीव करके दिखाया। सिद्धार्थ लाल का ऐसा कहना है कि उन्होंने अपने पहले 15 साल रॉयल एनफील्ड को इंडिया में मार्केट लीडर बनाने में लगाए, और आगे के 15 साल वो इंटरनेशनली रॉयल एनफील्ड को मार्केट लीडर बनाने में लगा रहे हैं। आज के डेट में रॉयल एनफील्ड कम से कम 50 कंट्रीज में बेची जाती है। रॉयल एनफील्ड इज द ओल्डेस्ट मोटरसाइकिल ब्रांड इन इंडिया, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग आज भी हो रही है, और टिल डेट इट हैज बीन द लीडर ऑफ द मार्केट। तो इस केस स्टडी से हमें ये सीख मिलती है कि पैशन और फोकस के थ्रू हम कोई भी चीज अचीव कर सकते हैं। फॉर मोर सच वीडियोस, प्लीज फॉलो अस एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।